हाय, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं 25 क्वेश्चंस से तक हम कर चुके हैं। 5 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर वीडियो को देखें और आपने बहुत काम कर रहे होंगे उस पर। आई होप नहीं कर रहे होंगे तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा तो काम है कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। अगर ना पढ़ेंगे तो योर लाइफ योर चॉइस, मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, आप पढ़ रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप वीडियो देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और जहाँ कुछ गलतियाँ आप पा रहे होंगे तो मुझे कमेंट्स करके भी बताने की कोशिश करेंगे प्लीज़। आइए बात करते हैं। हम पिछले वीडियो में 25 तक क्वेश्चंस पे डील कर चुके थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस बात पर जोर देता है और किस बात पर फोकस करता है, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल पेडागोजी। आप जानते हैं क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में बात की जो है पाउलो फ्रेडी के बारे में आप पढ़े होंगे अच्छे से, है ना, जिन्होंने 1970 में क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में बात किया था। 1970 में आप अच्छे से इस बात को जानते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें, आइए बात करते हैं। द फोकस इज टू अंडरस्टैंड, ये स्टेटमेंट यानी क्रिटिकल पेडागोजी जो है पाउलो फ्रीडे की है, वो फोकस करता है इस बात को समझने पर, इस बात को समझने में वो फोकस करता है द ऑपरेशन, मतलब उत्पीड़न, उत्पीड़न ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप या सोसाइटी विच माइट बी सेल्फ इम्पोज्ड। सेल्फ इम्पोज्ड करते हैं खुद पर, खुद पे इम्पोज करना। क्या ये इस बात पर समझने की कोशिश करता है कि कोई इंडिविजुअल हो या कोई समाज हो या कोई ग्रुप हो, क्या वो खुद पर, अपने आप पर उत्पीड़न इम्पोज करता है, इस बात को समझने पर जोर देता है। या क्या इस बात पर समझने पर जोर देता है क्रिटिकल पेडागोजी। क्या क्रिटिकल पेडागोजी इस बात पर समझने पर जोर देता है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या कोई समाज खुद पर, अपने आप पर उत्पीड़न इम्पोज करता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ये इस बात पर जोर देता है कि एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप, एक सोसाइटी क्या खुद पर, अपने आप पर उत्पीड़न इम्पोज कर रहा है, यानी खुद को तकलीफ दे रहा है। ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इस बात पर जोर देता है। अच्छा, दूसरा, द फोकस टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड सोसाइटी माइट बी क्रिएट्स वाया एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या क्रिटिकल पेडागोजी इस बात पर समझने पर जोर देता है कि कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या कोई समाज को एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बाहर के फोर्सेस के द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है, ऑपरेस्ड किया जाता है। बिल्कुल, इस बात पर भी वो समझने पर जोर देता है कि क्या कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, कोई सोसाइटी के ऊपर बाहर से कोई उत्पीड़न हो रहा है, इस बात पे भी समझने में वो जोर देता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, थर्ड, अकॉर्डिंग टू फ्रेडी डायलॉग इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल, पाउलो फ्रेडी कहता है कि जो डायलॉग है, जो डिस्कशन है, जो बातचीत है, जो डायलॉग है, वो जो है इंसान का क्रिटिकल थिंकिंग जो है जनरेट करता है, बढ़ाता है, डेवलप करता है, अच्छा करता है। इस बात में वो जोर देता है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडी डायलॉग डज नॉट नीड एनी प्री रिक्वायरमेंट इन द क्लासरूम। क्या फ्रेडी ये कहता है कि डायलॉग की कोई आवश्यकता नहीं है किसी क्लासरूम में, प्री रिक्वायरमेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डायलॉग की कोई आवश्यकता नहीं है, प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। पाउल फ्रेडी पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड 1970 इज ए सेमिनल वर्क। ये एक सेमिनल वर्क था उनका, 1970 में उन्होंने फ्रेडी पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड लिखा था। इन ए क्रिटिकल पेडागोजी, फ्रेडीज क्रिटिकल पेडागोजी इम्फेसाइज, ये जोर देते हैं, ये इम्फेसाइज करते हैं, फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग, इस बात को समझने पर, उत्पीड़न को समझने पर फोकस करता है। सेल्फ, चाहे वो उत्पीड़न सेल्फ इम्पोज हो या एक्सटर्नली क्रिएटेड हो, चाहे इंसान खुद पे उत्पीड़न कर रहा हो या उसको एक्सटर्नली क्रिएटेड हो, यानी को या उस पर बाहर से उत्पीड़न किया जाता हो,
इस बात पे वो फोकस करता है, इसलिए हमने दोनों स्टेटमेंट को सही कहा था। डायलॉग एज ए कैटलिस्ट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, वो कहते हैं कि डायलॉग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत बेहतर करता है। अच्छा, प्री रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर डायलॉग, डायलॉग का जो प्री रिक्वायरमेंट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड इक्वल स्टेटस एमॉन्ग पार्टिसिपेशन। जो जब हम डायलॉग को प्री रिक्वायरमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता है, ट्रस्ट आता है दो लोगों के बीच, इक्वल स्टेटस हम फील करते हैं एमॉन्ग पार्टिसिपेंट, जो हम जिसके साथ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस बात पर वो जोर देते हैं। इसलिए हमने स्टेटमेंट जब पढ़ा था तो हमने स्टेटमेंट इसको भी सही कहा था, सेल्फ इम्पोज्ड, इसको भी सही कहा था एक्सटर्नल फोर्सेस, और इसको भी सही कहा था क्रिटिकल थिंकिंग। डायलॉग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, और इस बात को मैंने गलत कहा था क्योंकि ये गलत है, क्योंकि प्री रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, नहीं ये कहना गलत है कि नहीं होती, ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, ये बड़ा पैडिया प्रपोजल बाय मॉर्टिमर एडलर, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन पैडिया प्रपोजल के बारे में। इसको दिया था मॉर्टिमर एडलर ने, कब दिया था आपको पता होगा, 1982 में, 1982 में, आई होप आप जानते होंगे अच्छे से। 1982 में पैडिया प्रपोजल बाय मॉर्टिमर एडलर ने इंट्रोड्यूस किया था, बताया था। वो एक ये है, एक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वो, आप बात करके भूल गए मैं, तो क्या ये है, क्या व्हाट इज, ये क्या है पैडिया प्रपोजल, क्या है ये? तो प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन विथ सेम क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, बिल्कुल बिल्कुल ये बात करता था कि हर बच्चे को सेम क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग मिलना चाहिए, सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए, बात बिल्कुल इस बात पर जोर देता है, ये बात बिल्कुल सही होगा। ए स्कूल करिकुलम दैट इज प्राइमरली लिबरल एंड ह्यूमनिस्टिक, बिल्कुल वो कहते हैं कि स्कूल करिकुलम जो है वो प्राइमरली खास तौर से मुख्य तौर पर लिबरल होना चाहिए, लिबरल और ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए, बिल्कुल इस बात पर जोर देता है वो ये बात कहता है, बिल्कुल कहता है। अच्छा, हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, यानी हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी आपके क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो उसके लिए 50 ऑब्जेक्टिव हम रखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, इस बात उसको वो बिल्कुल नहीं, वो तो यूनिवर्सल करिकुलम की बात करते हैं। अगर पैडिया प्रपोजल आप पढ़े होंगे तो वो यूनिवर्सल करिकुलम की बात करते हैं, यानी कि वो इक्वल एजुकेशन की बात करते हैं, वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं वो। तो ये कहना गलत है कि हर इंसान, हर बच्चे के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, द करिकुलम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ लर्निंग, यानी करिकुलम में सिर्फ एक तरह के लर्निंग पर फोकस किया जाए, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है। द करिकुलम कंसिस्टिंग ऑफ वन ओनली वन काइंड ऑफ लर्निंग, यानी करिकुलम में सिर्फ एक तरह के लर्निंग पर फोकस किया जाए, बिल्कुल नहीं बात है। अच्छा, रेमेडियल एंड कंपेंसेटरी, रेमेडियल एंड कंपेंसेटरी इंटरवेंशंस फॉर इंडिविजुअल्स डिफरेंस, बिल्कुल इस बात को जोर देते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस आप पाए जा रहे हैं क्लास में, जो क्लास में अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं, जो डिफरेंसेस हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं, तो उसमें जो है आप रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कंपेंसेटरी, कंपेंसेटरी, तो कंपेंसेटरी मतलब समझिए, कंपेंसेटरी मतलब कि कोई बच्चा क्लास में आप उसको पढ़ा रहे हैं और जो बच्चा स्लो लर्नर है, जो कम सीख रहा है, तो बाद में उसको टाइम दे करके आप उसको अलग से टाइम दे करके, उसे कहते हैं कंपेंसेटरी इंटरवेंशन करके आप उसको कुछ सिखा सकते हैं, इस बात पे वो जोर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और ई, तो ए, बी और ई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए, बी, ई, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आइए थोड़ा सा आप समझिए कि ये पैडिया प्रपोजल है क्या, अगर इसके बाद कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, ये पैडिया प्रपोजल क्या है। मोर्टिमर एडलर्स पैडिया प्रपोजल 1982 में उन्होंने एक पैडिया प्रपोजल दिया था, ये एक मैनिफेस्टो है ना, एजुकेशनल मैनिफेस्टो। ये एडवोकेट करते हैं, बताते हैं फॉर द डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो है उसमें डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक एजुकेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हर बच्चे को बोलने का अधिकार होना चाहिए, और ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए, मानवता पर डिपेंडेंट होना चाहिए एजुकेशन, रूटेड इन द बिलीव दैट ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड शुड रिसीव द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वो बात करते हैं कि इसका जो रूट है वो इस बेस पे होना चाहिए कि हर व्यक्ति, इंडिविजुअल्स, चाहे वो जिस बैकग्राउंड से आता हो, उसको सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए।
एडलर आर्गू दैट द पर्पज ऑफ एजुकेशन, वो कहते हैं कि जो एजुकेशन का जो पर्पज है, उस शिक्षा का जो उद्देश्य है, इज नॉट मेयरली टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेशनल। उसका कहना है कि जो एजुकेशन का जो उद्देश्य है, उसका ये उद्देश्य नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रोफेशनल के लिए ही प्रिपेयर करें, बट टू फोस्टर इंटेलेक्चुअल एंड मोरल ग्रोथ। हम बच्चे के इंटेलेक्चुअल पे भी ध्यान दें, मोरल ग्रोथ पे भी ध्यान दें, क्रिएटिंग वेल राउंडेड होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें, थॉटफुल सिटीजन्स पे ध्यान दें, एक बेहतर नागरिक पे उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमें एजुकेशन ऐसा देना चाहिए। और इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं इस मैनिफेस्टो के, वो की प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो कहते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी, नहीं क्वालिटी एजुकेशन हमें देना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, पहला बात। दूसरा, लिबरल एंड ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फॉर ऑल, हर इंसान के लिए लिबरल और ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन हमें देना चाहिए। फिर वो जोड़ देते हैं emphasizes on critical thinking, reasoning and intellectual development, क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देते हैं, रीजनिंग पे जोर देते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे वो फोकस करते हैं। फिर कहते हैं कॉमन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी हर स्टूडेंट्स के लिए कॉमन करिकुलम होना चाहिए। ये नहीं कि ये बात नहीं हो कि जो स्टूडेंट्स है 50 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो, अलग अलग तरह के करिकुलम हो, नहीं, ये कॉमन करिकुलम की बात करते हैं। ठीक है। फिर है फोकस ऑन सोक्रेटिक क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस मेथड, यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड की बात करते हैं, यानी बच्चे को हम क्वेश्चन आंसर मेथड और डिस्कशन मेथड के जरिए हम पढ़ाएं। फिर बात करते हैं इंटीग्रेटिंग ऑफ आर्ट साइंस एंड ह्यूमनिस्टिक, यानी कि हमें आर्ट साइंस और ह्यूमनिस्टिक तीनों को इंटीग्रेट करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो यही है पैडिया प्रपोजल गिवन बाय मॉर्टिमर एडलर्स इन 1982। तो आप एक नई थ्योरी समझ में आए, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ समझ लीजिए आप क्वेश्चंस के जरिए। तो क्वेश्चंस को इस तरह से डील करने में हमें यही फायदा होता है, हम जो चीज होती है उस चीजों के बारीक तक जाते हैं, हमें वो चीज भी समझ में आता है जो चीज हमने सिलेबस में कभी नहीं पढ़ा है। तो ये क्वेश्चंस को डील करने में अच्छी होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आपका आंसर नंबर ये हो गया ए बी एंड ई, ये हो गया ए बी एंड ई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं। कहता है डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी इज, ये क्या है? आपने पढ़ा होगा डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी इज, ये क्या है डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग? ये ए टूल फॉर सेल्फ असेसमेंट, या क्या एक सेल्फ असेसमेंट का टूल है? क्या ये एक सेल्फ असेसमेंट का टूल है? DNM मॉडल्स कहते हैं, ये 1996 में दिया गया था। आई होप हाँ 1996 में दिया गया था डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी, 1996 में दिया गया था, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसको। ये क्या है? क्या ये एक टूल फॉर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का टूल है ये? बिल्कुल, ये सेल्फ असेसमेंट का टूल है। और इसको जो है तासिनारी, आप इसको कैसे आप उसको प्रोनाउंस करते हैं आप देख लीजिएगा, इसको तासिनारी या सिनारी ऐसे कुछ कह सकते हैं, उसको इन्होंने दिया था, तासिनारी ने इनको दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और सी, ये हो जाएगा। अच्छा, ए टूल फॉर चूजिंग एप्रोप्रिएट पेडागोजी बाय द टीचर्स इन क्लासरूम, यानी कि जो टीचर हैं उनके जरिए जो है वो एक एप्रोप्राइट पेडागोजी को चूज करने में ये हेल्प करता है। D&M लर्निंग ऑटोनॉमी, बिल्कुल नहीं, ये वो काम नहीं करता है। या टू बी फॉलोड इन फिक्स्ड एक्सेंडिंग ऑर्डर, यानी ये बताता है कि किस तरह से हम एक फिक्स असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ये बात नहीं बताता है। ये बताता है ए टूल फॉर सेल्फ असेसमेंट है, ये खुद को असेस करने का टूल है। और इनको देने वाले जो है तो तासिनारी ऐसे नाम है इनका, देख लीजिएगा। तो आइए एक्सप्लेन करते चीजों को समझते हैं कि ये क्या है DMLA क्या है। द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी, DMLA डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्निंग ऑटोनॉमी इज ए फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मारिया गियोवाना तासिनारी 1996 में मारिया गियोवाना तासिनारी ने उसको दिया था टू प्रमोट लर्नर ऑटोनॉमी। ये प्रमोट करता है लर्नर ऑटोनॉमी को, जो सीखने वाले हैं उन सीखने वाले की आजादी को प्रमोट करता है। दिस मॉडल इज द हेल्पिंग लर्नर्स टू टेक ऑनरशिप ऑफ लर्निंग,
ये हेल्प करता है, ये मॉडल जो हेल्प करता है लर्नर को, सीखने वाले को, क्या क्या हेल्प करता है कि वो अपने लर्निंग की ओनरशिप ले, यानी कि वो अपने सीखने की ओनरशिप ले, यानी वो अपने अपने हिसाब से सीखे, अपनी मतलब खुद किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, वो अब खुद की लर्निंग को अपने हाथों में ले, कैसे वो सीख सकते हैं। इनहैंस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर फोकस करता है ना। DMLA मॉडल, द की फीचर्स ऑफ दिस मॉडल के जो की फीचर्स हैं वो है सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन टूल। ये सेल्फ असेसमेंट है कि आप अपने लर्निंग को का ओनरशिप खुद बने, खुद मालिक बने अपने सीखने का, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करें। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल जो है वो खुद असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट रिफ्लेक्टिव टूल के तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइक्लिक एंड डायनेमिक प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक एंड डायनेमिक प्रोसेस है। जब आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइक्लिक एंड डायनेमिक प्रोसेस क्या है। 6 डायमेंशंस ऑफ ऑटोनॉमी, ये 6 डायमेंशंस पे बात करता है, कोई लर्नर के 6 डायमेंशंस पे बात करता है। पहला अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा इन्वॉल्वमेंट, चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा सेल्फ डायरेक्शन, और छठा क्रिटिकल थिंकिंग। ये 6 डायमेंशंस पे बात करता है, ऑटोनॉमी के 6 डायमेंशंस पे बात करता है। तो आई होप आप DML मॉडल समझ गए होंगे, आपने पढ़ा होगा पहले भी, अभी देखने के बाद आप और अच्छे से बातों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया आपका आंसर A and C। 29, आइए 29 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एनोवा, कौन सही नहीं है एनोवा। आपने रिसर्च बहुत पढ़ा होगा, उसमें आपने एनोवा का इस्तेमाल किया होगा, है ना। तो ये एनोवा है क्या। पहला तो ये समझिए कि द एफ रेशियो इज कंप्यूटेड इन एनोवा। एनोवा में जब आप एनोवा पढ़े होंगे तो उसमें एफ रेशियो को हम कंप्यूट करते हैं, निकालते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। एनोवा जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हम एफ रेशियो के बारे में बात करते हैं। बोलता है नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, एफ रेशियो के बारे में हम बात करते हैं एनोवा, जब रिसर्च पढ़ा होगा तब जानते होंगे। दूसरा आप ये भी समझ लीजिए कि एनोवा का नाम एफ रेशियो इज नेम्ड आफ्टर सर रोनाल्ड फिशर। जो एफ रेशियो है ये सर रोनाल्ड फिशर के नाम पर एफ रेशियो का नाम पड़ा, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, इट इज रेशियो बिटवीन, इट इज रेशियो बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस एंड विद इन ग्रुप वेरिएंस, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये रेशियो जो है वो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस एंड विद इन ग्रुप वेरिएंस के बीच का रेशियो निकाला जाता है। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस एंड विद इन ग्रुप वेरिएंस के बीच का रेशियो निकाला जाता है एनोवा में। ये बिल्कुल बिल्कुल एनोवा, पता है ना, आप जानते हैं एनोवा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एनोवा का इस्तेमाल करते हैं कि जो अलग अलग तरह के जो जो मीडियम है, जो माध्यम है, माध्यम, उस माध्यम के बीच के जो हम कंपेरिजन करते हैं एनोवा के बारे में, अब जानते हैं इसके बारे में। और एनोवा जो है द बिटवीन ग्रुप वेरिएंस रिप्रेजेंट द सैंपलिंग एरर, बिल्कुल नहीं, ये सैंपलिंग एरर को कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है, सैंपलिंग एरर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। आइए थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं इसके बारे में। एनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस को एनालाइज करते हैं, जो वेरिएंस होते हैं दो मीन्स के बीच, जो वेरिएंस होते हैं, दो मीन्स जो होते हैं, दो मीन्स, मीन्स 1 और मीन्स 2, उसके जो वेरिएंस है उसके वेरिएंस को एनालाइज करते हैं, ये एनोवा का काम है। इज ए स्टैटिकल टेक्निक, ये एक स्टैटिकल टेक्निक है यूज टू कंपेयर मीन्स अमॉन्ग ग्रुप, जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप, दो ग्रुप के अंदर जो मीन्स होते हैं उस मीन्स को हम कंपेयर करते हैं एनोवा में। की प्रिंसिपल्स ऑफ एनोवा, एनोवा का जो की प्रिंसिपल्स है वो क्या है, एफ रेशियो निकालना, पहला प्रिंसिपल एफ रेशियो निकालते हैं हम एनोवा से, आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि एफ रेशियो निकालते हैं। एफ रेशियो कंप्यूटेड इन एनोवा टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस को पता करने के लिए हम एफ रेशियो निकालते हैं एनोवा में, पहली बात तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा, एफ रेशियो बराबर होता है बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स, बिटवीन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप्स के इज इक्वल टू एफ रेशियो, ये आपने अगर रिसर्च पढ़ा होगा तो अच्छे से पता होगा इस बात को। अच्छा, दूसरी बात है कि बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस रिप्रेजेंट द वेरिएंस एट्रीब्यूशंस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस जो है, यानी ये जो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएंस एट्रीब्यूट्स को इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में अगर आपने एनोवा पढ़ा होगा तो आप अच्छे से समझ गए, पूरा रिसर्च बताने को काफी टाइम लगेगा, तो वो वेरिएंस एट्रीब्यूट्स को बताता है, ना कि
सैम्पलिंग एरर को, वो सैम्पलिंग एरर को नहीं बताता है। सिस्टमेटिक डिफरेंस नॉट सैम्पलिंग एरर, वो वेरिएंस एट्रीब्यूट्स को बताता है, ना कि सैम्पलिंग एरर को। वो सैम्पलिंग एरर को नहीं बताता, इसलिए मैंने वहां पर ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है वो गलत कर दिया था। और द एफ रेशियो इज नेम्ड आफ्टर द सर रोनाल्ड फिशर इन इंग्लिश के स्टैटिस्टिशियन। जो सर रोनाल्ड फिशर जो है वो एक इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन है। उन्होंने एफ रेशियो को उन्हीं के नाम पर एफ रेशियो का नाम पड़ा है। तो ये भी आपका आंसर सही होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो एनोवा नॉट करेक्ट जो है वो नॉट करेक्ट जो है आपका ये, ठीक है, बाकी सब जो है करेक्ट। आइए 30 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। वो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल अप्रोच इज यूज्ड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट इन। जब पीबीएल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच का जब करिकुलम में इस्तेमाल करते, करिकुलम के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते, उसका रिजल्ट क्या आता है? क्या उसका रिजल्ट आता है? जब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, हमने पीबीएल के बारे में पढ़ा होगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा, अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा, जब इसको करिकुलम डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है? क्या इससे रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, यानी करिकुलम और सिलेबस के बीच जो गैप है, इन दोनों के बीच जो गैप है, जो खाई है, जो कमी है, वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। इनहैंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लर्नर्स, हाँ, लर्नर्स के एम्प्लॉयबिलिटी जो है इससे इनहैंस होता है, बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं होगा? अगर हम करिकुलम और सिलेबस के बीच सामंजस्य रखेंगे, लर्नर जो है अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो एम्प्लॉयबिलिटी की इनहैंसमेंट होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, फिलिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर, बिल्कुल एकेडमिक्स जो है और प्रैक्टिशनर जो है उनके बीच जो गैप है वो गैप भी फिल होता है। एकेडमिक्स कौन हुए? टीचर्स, है ना, जो एकेडमिक्स हैं टीचर्स। अब प्रैक्टिशनर्स कौन हुए? स्टूडेंट्स। उनके बीच जो गैप है वो गैप भी कम होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और इससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, बिल्कुल। अगर मान लिया जाए कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लर्निंग का एम्प्लॉयबिलिटी जो है इन्हांस होगा, तो इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये तो नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन जो है उसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन आंसर जो है 30 नंबर का वो गड़बड़ दिया हुआ है। आइए फिर से थोड़ा सा इसको डिटेल से बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। और आंसर जो दिया हुआ है, और ऑप्शन इज 3 दिया हुआ है, आंसर नंबर 3 ये। जब आपको इसको डिटेल से बात करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा क्या है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल इज ए टीचिंग मेथड, एक टीचिंग मेथड है इन विच प्रमोट, ये प्रमोट करता है द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करता है, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, किस बात पर जोर देता है पीबीएल? क्रिटिकल थिंकिंग पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर और कम्युनिकेशन स्किल्स पर जोर देता है। वेल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच इज यूज्ड करिकुलम डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट आर, जब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल अप्रोच का इस्तेमाल करिकुलम डेवलपमेंट में करते हैं तो इससे रिजल्ट आता है। क्या क्या रिजल्ट आता है? इनहांस्ड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर्स है उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो इनहांस होती है, बिल्कुल सही बात है। फिलिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर, एकेडमिक्स जो है और प्रैक्टिशनर जो है उनके बीच जो गैप है वो गैप फिल होता है, बिल्कुल। इंक्रीज लर्नर एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, लर्नर का जो है सीखने वाला जो विद्यार्थी उसके एंगेजमेंट और उसके मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। प्रमोटिंग डीप लर्निंग, रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, यानी कि इससे प्रमोट डीप लर्निंग प्रमोट होता है, रिटेंशन प्रमोट होता है, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज जो है इसे प्रमोट होता है। डेवलपिंग कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स डेवलप होता है। इनकरेजिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड ऑटोनॉमी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड ऑटोनॉमी इसे इनकरेज होता है। इनहैंसिंग इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेशन, इससे इंटीग्रेशन और इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। प्लस बेटर प्रिपरेशन और वर्क फोर्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और इससे जो है वर्क फोर्स जो है और प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है वो बेटर होते हैं। और जब ये सब तमाम चीज होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ये सब जो है वो पीबीएल के कुछ रिजल्ट हैं। अगर पीबीएल का इस्तेमाल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल करिकुलम डेवलपमेंट में करें तो ये कुछ रिजल्ट हमारे सामने में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था आंसर में
फिलिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर, यानी एकेडमिक और प्रैक्टिशनर के बीच जो गैप है वो फिल होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जब करिकुलम और सिलेबस के बीच गैप मतलब कम होगा तो हम एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर के बीच भी गैप जो है फिल होगा। तो आंसर दिया हुआ था ऑप्शन नंबर 3 ये, लेकिन मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं, ये पता नहीं इससे कुछ गलती हुई है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ये सब होगा, ऑल होगा, ऑल, मेरे हिसाब से ऑल। अब क्यों होगा, मैंने आपको सामने में आपकी पूरी थ्योरी इसके सामने में आपके सामने में रख दिया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर के बीच जो गैप है वो भी फील होता है अगर पीबीएल अप्रोच का इस्तेमाल करें करिकुलम डेवलपमेंट में। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर इस क्वेश्चंस में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन जो है ऑल होगा। ऐसे 7-8 क्वेश्चंस हैं, पूरे 100 नंबर क्वेश्चन का 100 क्वेश्चंस देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां ये कन्फ्यूजन्स, ये प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिला, लेकिन जब मैंने उसको अच्छे से एनालिसिस किया तो मुझे जो जो चीज़ दिखा, जो सही लगा, मैं आपके सामने में रखा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा हो तो आप मुझे उसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए। बाकी ऑल ऑफ आप तो अच्छे जानते हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं चीज़ों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 31 क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 31 क्वेश्चन से, तब तक के लिए ओके बाय।